आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, और क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है अबाउट एसिडिक कैरेक्टर। द एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। देखो थोड़ा सा यहाँ पर सवाल को आप सही भी कर सकते हो, ऐसे लिख दो आप, द मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से आपको मोस्ट एसिडिक बताना है। ऐसे हैं तो सब एसिड ही, अरे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कहीं ना कहीं डेरिवेटिव हैं, कोई ना कोई ग्रुप हटा के कुछ ना कुछ लगाया गया है। अब इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो फिर से वही सवाल आ चुका है कि सर सबके आगे से क्या करो, H+ हटा के इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। जब भी आपसे एसिडिक कैरेक्टर की बात की जाए तो हमेशा आपको H+ हटाकर कॉन्जुगेट बेस ही बनाना है, हमेशा हमेशा और हमेशा। ऐसा कर लिया हमने, और जब हमने ऐसा कर लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास CF3, यहाँ पर आ जाएगा COO-, यहाँ पर आ जाएगा CBr3, यहाँ पर आ जाएगा COO-, यहाँ पर आ जाएगा CCl3, यहाँ पर आ जाएगा COO-, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा COO-। इस तरीके से है। तो यहाँ पर अब इन सभी की जो स्टेबिलिटी डिसाइड करने वाले हैं वो कौन कौन है। यहाँ पर CF3 करेगा, यहाँ पर CBr3 करेगा, यहाँ पर CCl3 करेगा, और यहाँ पर CH3 करेगा। तो आपको पता है यहाँ पर फ्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और 3 ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और 3 क्लोरीन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना था। थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जब भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, DNP। बताइए भूले तो नहीं हो। D स्टैंड फॉर डिस्टेंस, N स्टैंड फॉर नंबर, P स्टैंड फॉर पावर। क्या इन तीनों ही फ्लोरीन का, इन तीनों ही ब्रोमीन का, इन तीनों ही क्लोरीन का और इन तीनों ही हाइड्रोजन का डिस्टेंस सेम है? तो हम बोलेंगे हाँ जी सर डिस्टेंस सेम है। क्या नंबर सेम है? हाँ जी सर 3 3 3 और 3 ही है। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा फैक्टर लगाना है, पावर। तो पावर में आपको सीधा फंडा पता होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और हाइड्रोजन का तो सबसे कम होता है, एक रेफरेंस पॉइंट ही लेते हैं। तो अगर ये इनका -I इफेक्ट का ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर रहा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी रही होगी। और इसकी अगर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है तो मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या कह सकता हूं, ये सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस्ड होगा, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा अमंग द फॉलोइंग, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस अमंग द फॉलोइंग। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर अप्लाई करना था और कहानी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट। 1 इज द आंसर। तो आज के बाद आप बात को समझ लो बहुत अच्छे से कि हम लोग जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों को प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपको ये समझ में आ जाए कि आखिरकार करना कैसे है अगर सवाल ऐसा आ जाए। आपने अभी तक इतने सारे सवाल किए, अराउंड हम 66 सवाल पे आ चुके हैं, तो कम से कम 7-8 सवाल तो एसिडिक कैरेक्टर से ही संबंधित हैं। तो हमेशा हर बार मैंने क्या किया, H+ को हटाया और उसकी जगह कॉन्जुगेट बेस बनाया, उसकी स्टेबिलिटी चेक की। यदि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यह बताना है कि इन सभी में से सही स्टेटमेंट कौन सा है, सही कथन कौन सा है। अमाइड्स आर मोर बेसिक देन अमीन्स। देखो यहां पर अमाइड्स की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं मैं एक जनरल स्ट्रक्चर यहां लेता हूं अमाइड्स का, ठीक है, और यहां पर मैं बात कर लेता हूं आपसे अमीन का। तो यहां मैंने ले लिया आप लोगों के सामने अमीन। अब देखो दोनों में बात को समझना, क्योंकि यहां पर बेसिसिटी की बात की गई है तो मैं बेसिसिटी की बात भी बता देता हूं। यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब एक्चुअली ये जो लोन पेयर है ये कैसा लोन पेयर है, ये आपके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। मतलब सर यह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये आपके पास कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। मतलब सर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर है इतना? तो ये जब जाएगा यहां पर रेजोनेंस में तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेशन के लिए। जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, नॉट अवेलेबल फॉर
डोनेशन, अगर डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो उनका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, एमाइड्स आर मोर बेसिक देन अमीन्स, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अगर इनकी बेसिसिटी की बात की जाए तो हम बोलेंगे जो अमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। सबसे पहले हमें किसी की बेसिसिटी चेक करनी है तो हमें लोन पेयर के लोकलाइज और डीलोकलाइज नेचर को देखना है। तो यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर लोकलाइज्ड है, और यदि ये डीलोकलाइज्ड है इसका मतलब सर क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में और अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, सिंपल सी बात। तो पहला स्टेटमेंट गलत। अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही आ रहा है, क्योंकि अमीन सीधी बात है भैया ज्यादा बेसिक हैं, किससे हैं, अमाइड्स से ज्यादा बेसिक हैं। उसके बाद क्या है, अमाइड्स आर एसिडिक व्हाइल अमीन्स आर बेसिक, अमाइड्स आर एसिडिक व्हाइल अमीन्स आर बेसिक। तो अमाइड्स आर एसिडिक व्हाइल अमीन्स आर बेसिक, तो कहने का मतलब ये तो गलत है, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज है और इन पर लोन पेयर है, तो कहीं ना कहीं इनके बेसिक नेचर की बात करेंगे ना कि एसिडिक नेचर की बात करेंगे। यहाँ पर अमीन्स एंड अमाइड्स आर इक्वली बेसिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें से जब भी आपको ऐसा सवाल आए तो आपको एक मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर चाहिए, एक ज्यादा सही आंसर चाहिए आपको। ऐसे तो आप सोच रहे होगे कि सर अमीन्स ज्यादा बेसिक है तो अमाइड्स क्या है, कम बेसिक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं अमाइड्स ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू अमीन्स। लेकिन आपको एक सही ऑप्शन की तलाश होनी चाहिए, तो ये इसमें जो इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमाइड्स, ये ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग जो स्पीसीज होती हैं उन पे लोन पेयर होते हैं तो उनके बेसिक नेचर की बात करते हैं। वैसे ही जो COH होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, वहां पर एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि वहां पर बेसिक कैरेक्टर की कम ज्यादा की बात की जा रही है? वो तो फिर पीके वैल्यू वगैरह का कॉन्सेप्ट अलग से वो देख लिया जाता है, यहाँ पर सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। अब अगर नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए, अ कंपाउंड हैज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O। ठीक है भाई, आपको यहां पर क्या दिया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है C2H4O। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड। यहां पर ये आपको क्या दिया गया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब याद करो तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। देखो आपको भले ही दिख जरूर रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई नहीं हो रही है, बेसिक फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का जो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। देखो बात को समझना, जब भी आपके पास होता है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो हमेशा बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा बराबर होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और यहां पर n, इस तरीके से होता है। क्लियर है? अब इसमें समझो ध्यान से, यहां से क्या निकालना है आपको, n निकालना है, और n होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बराबर मतलब बटे एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास। अब इस फॉर्मूले का यहां पर एक तरीके से यूज हो रहा है, और ये जो यहां से n की वैल्यू आएगी उसको आप यहां पर पुट कर देना, आपका आंसर आ चुका है। कैसे निकालोगे, देखो यहां पर n मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 132 दिया है, और आपके पास ये क्या था, C2H4O। मुझे बताइए C2H4O को अगर आप करोगे, यहां पर कर लो, C2H4O को यहां पर कर लो, C2H4O, तो यहां से कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 28 प्लस 16 44, तो यहां से 44 आ जाएगा, मतलब 44 आ जाएगा, और 44 को अगर इससे काटोगे तो ये समथिंग 3 बार में जाएगा। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 1 जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री होता है 11th क्लास में, उससे ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो अब यहां पर क्या करने वाले हो, बस खत्म हो गया। तो आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। आपके पास यहां पर क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4, यहां पर O, और यहां पर क्या जाएगा 3, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा C6H12O3। बताओ, हाँ ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, बाकी सब क्या हो जाएंगे, गलत।
देखो एक सवाल हमने ऐसा और किया था जहां पर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना था, और एक सवाल हमने अब ऐसा किया जहां पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। जब एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो समझ जाना वहां पर आपको परसेंटेज से डिवाइड करना है एटॉमिक मास, एक रिलेटिव रेशियो निकालना है, फिर एक सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, फिर अगर वो आपके पास एक होल नंबर वैल्यू है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पर इंटू वगैरह करके एक होल नंबर वैल्यू लेके आनी है, और वो जो सिंबल्स थे उनके पैरों के नीचे लगा दोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अब एक सवाल ऐसा आ जाए जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात हो तो पक्की बात है एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह गिवन होगा, ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर गिवन होगा तो बस इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहता था, ये वाला। एक तो ये कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल फॉर्मूला, पैरों के पास n, तो n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। तीन आपके पास ये हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझो, ये जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का सवाल पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित है। अब देखो ध्यान से सुनना, जब भी आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए दो ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज्यादातर, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दूसरा आपके पास वहां पर अगर याद आ जाए मॉलिक्यूलर मास। पॉइंट को समझो, देखो यहां पर क्या है, इस वाले केस में एक बात पहले आप याद कर लो कि आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है, उसको ऐसे याद कर लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं क्या हो रहा है और फिर आपको बताऊंगा क्यों होता है। आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग होगी इसका मतलब सर वहां पे उसका उतना कम से कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें बात करता हूं तो इसमें एक ब्रांचिंग है, और इसमें बात करता हूं तो इसमें दो ब्रांचिंग है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने पर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है। तो देखो जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो यहां से यहां जाने पर ब्रांचिंग इंक्रीज, बात को ध्यान से समझना। और यदि ब्रांचिंग इंक्रीज तो आपकी जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है उस मॉलिक्यूल का वो कम हो जा रहा है, वो स्फेरिकल बनता जा रहा है एक तरीके से। कैसा बनता जा रहा है? स्फेरिकल बनता जा रहा है। और यदि एक तरीके से वह स्फेरिकल बनता जा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं उसके वन डर वाल फोर्सेस क्या होंगी? वीक। और वन डर वाल फोर्सेस क्या हो रही हैं यदि वीक, तो इसका मतलब वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम। बस इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। तो इस वाले पॉइंट को याद कर लो, इस वाले पॉइंट को याद कर लो। देखो बात को समझो, दो पॉइंट याद रखो, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात अलग हो चुकी है और एक मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में आ जाता है। यदि मॉलिक्यूलर मास किसी का ज्यादा तो वहां पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और यदि मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो वहां पर फिर ब्रांचिंग चेक करते हैं। अगर तीनों में आप देखोगे तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास सेम है, लिख देता हूं, यदि मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो वहां पर क्या चेक करोगे? ब्रांचिंग। आपकी ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस के साथ होगा वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर अगर सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगी वो कम हो जाएंगी, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बोलो, आसानी से वो एक तरह से बॉइल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला सबसे ज्यादा ये होगा और फिर ये होगा, फिर ऐसे। तो क्या है? फर्स्ट इन बोथ केसेस, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, ये आ जाएगा आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड ये नहीं होगा कुछ भी, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। तो याद रखना इस बात को। अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कहीं लग रहा हो किसी मॉलिक्यूल में तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले आना। बाकी अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स आए जिसमें कुछ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फंडा नहीं लग रहा हो तो इस वाले केस में दो बातें याद रखना। एक तो मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी बात क्या है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाता है। डायरेक्ट एज इट इज को याद कर लो, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विच विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करने वाला है। अब बात को समझो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर फिर से मैं आपको याद दिला दूं, दो बातें होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मानते हो आप इस बात को?
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास यही होता है जीआई शो करने के लिए। उसके बाद जो दूसरी बात होती है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के बाद, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के बाद जो दूसरी बात होती है वो होती है आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। जो आपके पास रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम होते हैं उस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन एटम पर कैसे होने चाहिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो अगर देखो मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है और यहां पर देखो HCl और यहां पर देखो HCl, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां पर ये GI शो करेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि एकदम अच्छे से? अरे बहुत बार पढ़ाया ये वाली बात है ना। यहां पर देखो इसको कुछ ऐसे देखो, यहां पर C डबल बॉन्ड N, यहां पर आपके पास लोन पेयर है, यहां पर आपके पास OH है, यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास H है। तो बताओ इस वाले केस में कैसे होने वाला है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, यहां पर ये दोनों ग्रुप है और यहां पर ये दोनों अलग हैं। देखो यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बात की जाती है। अब आप बोलोगे सर लोन पेयर की जगह तो कोई ग्रुप है ही नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिफरेंट होनी चाहिए अगर ज्यादा अच्छे से साइंटिफिकली हम सिस्टम को डिफाइन करें तो ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमर शो कर देगा। अब देखो स्पेशल केस, यहां पर अगर आप गिनोगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। जब भी आपके पास साइक्लोएल्कीन की बात की जाती है तो जो साइक्लोएल्कीन होती हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कार्बन पर GI शो करते हैं। याद करो क्योंकि इससे छोटे वाले पे वो अपने ट्रांसफॉर्म में नहीं रह पाते। अरे पढ़ाया था ये सारी बातें है ना, स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी की बातें की थी। तो ये तो अगर इसको आपको ट्रांसफॉर्म नजर आ रही है, ये वाली आपको अगर ट्रांसफॉर्म नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं दुनिया में इसकी एक सिस फॉर्म होना चाहिए। और देखो इसमें दुनिया में इसकी सिस फॉर्म इस तरीके से होती है यहां पर, वो समझ में आ रहा है? तो ये भी कहीं ना कहीं GI शो करेगा। GI का मतलब आप ये समझ लो कि अगर दुनिया में कहीं किसी का सिस है, अगर उसका ट्रांस मौजूद है तो वो GI शो करने वाला है। सिंपल सी बात ये है। वैसे यहां पर आप देख के भी बता सकते थे डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है और डिफरेंट सब्सटेंट आ जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों ही हैं तो ऑल ऑफ दिस वाले को आप टिक लगा के आ जाइएगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 70 की बात। तो इस वाले में अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स थे। तो हमेशा जल्दबाजी मत कीजिए कॉन्सेप्ट्स लगाने में, आराम से टाइम लीजिए, कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से पढ़िए और अप्लाई कीजिए किस तरीके से क्या हो रहा है। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।